हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र बैच में। कुरुक्षेत्र बैच में आप सभी लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ज़रूर लेकर आऊँगा और डेली लेकर आऊँगा, बिल्कुल इसी समय पर। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए करंट अफेयर्स की भी क्लास शुरू कर दूँ 10 बजे, रात 10 बजे आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर्स की भी क्लास मैं शुरुआत करने की सोच रहा हूं। एमसीक्यू पर आधारित, एमसीक्यू पर सारे क्वेश्चन रहेंगे। ज़्यादा नहीं, मात्र 15 मिनट की आपकी क्लास होगी। 15 मिनट में आपको 10 से 12 चीज़ें, यानी कि दिन भर की जितनी भी खबर अच्छी होंगी उस पर एमसीक्यू के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यदि आप लोग वाकई में चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की क्लास मात्र 15 मिनट में हो जाए और डेली की करंट अफेयर्स आपको चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, यदि आप लोगों का सुझाव और सपोर्ट मिला तो मैं डेफिनेटली इस पहल की ज़रूर शुरुआत कर दूंगा। बहुत ही जल्द 2-3 दिनों में ही शुरुआत कर दूंगा। बस आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है और आप लोगों की फीडबैक की आवश्यकता है। बाकी 10 जुलाई से आप जानते हैं कि 10 जुलाई से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ यूपी स्पेशल के भी टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए जो हमारे साथी एसआई बनने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं लेकर आ रहा हूं आईपीसी और सीआरपीसी पर क्वेश्चन। वीक में 2 दिन या 3 दिन आपको क्लास मिलेंगी। वीक में 2 दिन या 3 दिन क्लास मिलेगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कितने दिन आपको क्लास चाहिए, कितने दिन टेस्ट सीरीज चाहिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम होने तक मैं पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट कराऊंगा, चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कराऊंगा। एमसीक्यू पर आधारित रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस पहल की भी शुरुआत करने के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज के हमारे सारे प्रश्न हैं वो है आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत से सारे प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया है या कब पारित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1852, दूसरा ऑप्शन है 1856, तीसरा ऑप्शन है 1858, चौथा ऑप्शन है 1860। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1858। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1858 में अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का यानी कि 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। पहला ऑप्शन है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, दूसरा ऑप्शन है पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, और तीसरा ऑप्शन है पहली बार तिरंगा लहराया गया था, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। आज आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। इसके पहले वाली क्लास तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगता है उसको भी देखना चाहिए आप लोगों को। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। तो पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में, जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। वंदे मातरम, और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। और वंदे मातरम को लिखना किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, या उनके उपन्यास आनंद मंठ का एक हिस्सा है। 1937 तक भारत का यह राष्ट्रगान रहा, भारत का राष्ट्रीय गान रहा। आगे चलकर ऐसे ही रहा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यानी अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पहला ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दूसरा ऑप्शन है सर चार्ल्स मेटकाफ, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड एलन बरो। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी चार्ल्स मेटकाफ, यानी कि 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच क्या हुआ था, भारत के गवर्नर जनरल थे कौन, सर चार्ल्स मेटकाफ, और उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
स्वतंत्रता आंदोलन के किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? पहला ऑप्शन बंगाल विभाजन, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब हुआ था इसे नरसंहार के रूप में भी हम जानते हैं। और 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब दी थी? 1915 में। किसने दिया था? ब्रिटिश सरकार ने दिया था। अब ब्रिटिश सरकार को ही इसे वापस कर दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसे नरसंहार के रूप में भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि देखिए, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की जब लड़ाई हुई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन है मीर कासिम, दूसरा ऑप्शन है सादत अली खान द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है अली वर्दी खान, चौथा ऑप्शन है सिराजुद्दौला। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, मीर कासिम। तो बक्सर की लड़ाई हुई कब थी? 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और मीर कासिम बंगाल के नवाब और अवध के नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी, यह लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो हेक्टर मुनरो को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है, ये तो आपके सीटेट में पूछ लेता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच, सैडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, और चौथा ऑप्शन है रेल आयोग। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच। तो चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, और इन्होंने क्या किया था? 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण यानी कि एक पत्र भेजा, ठीक है, यानी कि एक मैसेज भेजा, और उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में हमें क्या करना चाहिए? मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। और जो उच्च शिक्षा है यानी कि उच्च विद्यालय है, उनमें अंग्रेजी की भी शिक्षा होनी चाहिए, और इसके लिए वुड डिस्पैच कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? वुड डिस्पैच कहा जाता है, जो यह सुझाव दिया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड लिटन, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो वायसराय एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या कर दी गई थी उनके कार्यकाल के दौरान ही। दरअसल हुआ क्या था कि 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था, या किस लिए किया था? पहला ऑप्शन है आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन है भारत में शिक्षा सुधार के लिए, तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि भारत में शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ये भी पूछा जाता है कई बार कि शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1882 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? विलियम हंटर की अध्यक्षता में। और विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष या सदस्य थे,
सदस्य, हाँ अध्यक्ष और सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट पर क्वेश्चन की बात करते हैं कि श्रीरंगपट्टम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। पहला ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा ऑप्शन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा ऑप्शन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चौथा ऑप्शन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। और जो हमारे नए साथी जुड़ गए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और शेयर वगैरह तो करते ही रहिए, और करते भी हैं आप लोग, और कर दीजिए मन करता है तो। चलिए इसका आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इस बात को ध्यान रखिएगा। दरअसल क्या हुआ था 1872 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टम पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, तभी यह युद्ध खत्म हुआ था। और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधित्व था, और मराठा साम्राज्य प्रतिनिधित्व और मैसूर शासक टीपू सुल्तान के ने भी हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो पूना समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ कहा जा रहा है कि पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है यह समझौता जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर के बीच हुआ था। दूसरा ऑप्शन है इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला कर लिया था। और तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग की सीटें आरक्षित की गई थी। और चौथा ऑप्शन है इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर जल्दी से करिए, मुझे लगता है कि सारे छात्र इसे आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन इज गलत, मतलब सही है। और गलत क्या है इसमें कि जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच पूना समझौता नहीं हुआ था, बल्कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ था। यहीं से जो एससी और एसटी वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था यहीं से प्रारंभ होती है, ठीक है, इसी समझौते के तहत। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल सिंह षड्यंत्र में शामिल थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल इस षड्यंत्र में शामिल थे। कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र, अलीपुर बम केस। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका भला आंसर कौन नहीं जानता, लाहौर षड्यंत्र केस में। दरअसल क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल सिंह और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्क्वाड की हत्या कर षड्यंत्र रचा, और उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। तो जब मन करे आपको भगत सिंह मूवी एक बार देखना चाहिए। एक बार अगर आप भगत सिंह मूवी देखिए तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा ना, वाकई में बहुत ही अच्छा मोटिवेशन होगा। क्योंकि जब आप अपने देश के प्रति सोचेंगे और इस तरह की स्थितियों पर आप वापस जाएंगे तो आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा, और आपको भी लगेगा कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, और तीसरा ऑप्शन है जापान, और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो सुभाष चंद्र बोस और रॉस बिहारी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई थी 1943, यानी कि सिंगापुर में। कहाँ पर की गई थी, सिंगापुर में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट दोस्तों। चलिए कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया था कि अब हमें आधा स्वराज नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है कराची। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था,
और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था और पूर्ण स्वराज पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी कर दी गई थी। देखिए, एक बार हमारा देश जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस यानी कि घोषणा कर दी गई थी कि अब हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर आगे चलकर हमें आज़ादी बाद में ही मिली। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला, दूसरा ऑप्शन है मीर कासिम, तीसरा ऑप्शन है मीर जाफर और चौथा ऑप्शन है सिराजुद्दौला। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, और साथ ही साथ जो हमारे नए साथी जुड़ चुके हैं वे ज़रूर हमसे जुड़ जाएं हमेशा के लिए। और हमेशा के जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेड वाली बटन होगी उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा बस, यानी कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था और 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उसकी हार हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। दूसरा ऑप्शन है भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया और तीसरा ऑप्शन है कि भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया। इनमें से कोई नहीं, अभी यही वाला रिपीटेड हो गया। ठीक है, तो भारत का पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। ठीक है, तो इसको मैंने बता दिया है, गलती से आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? जनगण मन, भारत भाग्य विधाता और भारत विधाता। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत विधाता। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रवींद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली भाषा में की थी। कई बार हमारे एग्जाम में आ जाता है कि किस भाषा में की गई थी, तो बंगाली भाषा में की गई थी। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि संविधान सभा द्वारा इसे हिंदी के रूप में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति कर ली गई और इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था और कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? पहला ऑप्शन है 1911, दूसरा ऑप्शन है 1912, तीसरा ऑप्शन है 1913 दिल्ली और 1914 बॉम्बे। तो इसको भला कौन नहीं जानता? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अभी इसके पहले ही मैंने आपको आंसर बताया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान यहाँ गाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, बस 1-2 मिनट में आपका सारी चीज़ें मतलब क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं। बस समाप्ति है, लास्ट ही क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए? वेदों की ओर लौटना चाहिए। उन्होंने इस बात की संकल्पना की थी और वे संस्कृत के और वेदों के प्रकांड विद्वान भी थे और भारत के वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। तो कई बार हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की बात हम कल करते हैं, यानी कि कल के टेस्ट सीरीज में। आज हमें आप इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं अपने समय पर। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए साथी जुड़े थे वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय अखंड भारत।